गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग मेरे संग की औरतें का जो शेष भाग था उसको पढ़ेंगे। और पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मृदुला गर्ग की नानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नानी जो थी वो अपनी लड़की यानी जो लेखिका की माँ हैं उनकी शादी किससे कराना चाहती हैं, किससे बात करना चाहती हैं, यानी अपने नाना के दोस्त से वो ये बात कहना चाहती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको याद भी होगा। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जो नानी ने कहा, नानी ने क्या कहा था कि अपने जैसा ही उनके दोस्त से, नाना के दोस्त से कहा था कि बिल्कुल आप अपने जैसा जो है सिपाही ढूंढिएगा। कैसा सिपाही? स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना, इस तरह का आप खोजिएगा। उसी के आगे अब चलते हैं कि अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। क्या था कि उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने यह भी वचन लिया और यह भी जब कहा कि आप ही मेरी लड़की के लिए वर देखेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उससे शादी करवा दीजिएगा। नहीं, जैसे मतलब प्यारे लाल जी थे आज़ादी के उसमें, इसी तरह से आप जो है हमारी लड़की के लिए भी लड़का ढूंढिएगा। कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून नहीं होगा। यानी इसको पढ़ने के माध्यम से यह पता चल जाता है कि नानी बोलती कुछ नहीं थी, नानी किसी का कोई जवाब नहीं देती थी, न नाना का न किसी का, लेकिन अंदर उनके भी जो है देश की आज़ादी और खुद आज़ाद ख्यालों की रहने वाली विचारों की महिला थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक उसी तरह नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उससे साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को भी अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। नानी ने कभी भी नाना के किसी भी उनके जो है निजी ज़िंदगी था उसमें उन्होंने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वह अपनी भी ज़िंदगी बिल्कुल अपने जैसे ढंग से जी रही थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही था। यानी नानी भी जो है अपने ख्यालों में अपनी आज़ादी के साथ ही ज़िंदगी जी रही थी, भले वह किसी का विरोध करें या न करें। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तहान, ठीक है, आईसीएस के इम्तहान में यानी नाना जी को जो है बैठने से रोक दिया गया था। और लेखिका बता रही हैं, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, और उनकी जेब में यानी पुश्तैनी जो बोलते हैं ना, ख़ानदानी पैसा रुपया रहता है लोगों के पास, हाँ, अचल संपत्ति वो कुछ भी नाना जी के पास नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और यानी पिता के पास जो होना चाहिए, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। और हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी यानी पिता के न रहने की वजह से, पिता के संपत्ति न रहने की वजह से माँ को भी अपनी गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा ही जीवन जीना पड़ा था। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चन खा जाती थी। माँ इतनी कोमल थी, माँ इतनी मतलब नाजुक कही जाएंगी कि वह खादी की साड़ी भी पहनती थी तो जैसे लगता था उनके कमर पे चनक खा गई है। रात भर जाग कर वह उसे पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाना पड़े। जब माँ की शादी हुई, वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसे है जैसे धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह था कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। यानी मेरी माँ इतनी कोमल थीं कि वो जो भी चीज़ पहनती या जो भी चीज़ वो करती तो बहुत नाजुक थीं, जिससे हमेशा ये लगता था कहीं इनको कुछ हो न जाए। और सास यानी मेरी जो दादी थी, उनकी जो सास थी मेरी दादी, वो हमेशा ये बात कहती थी कि मेरी बहू तो ऐसी है जैसे धोई पोंछी और छीके पे टांग दी। यानी इतनी नाजुक थी जैसे छीका होता है ऊपर मटका जिसको में रखते हैं हम लोग दही हुई, उसी तरह की, मतलब उनको कोई छुए न, कोई उनको परेशान न करे। और ये इसकी पेशकश किसी ने की भी नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि माँ को कोई परेशान करे। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। पहले यह कि हिंदुस्तान के तमाम
वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। पश्चात से वे हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ के सबसे बड़े प्रशंसक थे। बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे, उनके गुलामी भी करने वालों में से भी थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। लेकिन दबदबा किसका था? साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी है। उससे रोमांचक और क्या होता। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं ही तो थीं। नानी कुछ और सोची थी और नाना जो है कुछ और किए। ये दोनों मिलकर माँ के लिए एक दूसरा ही चीज़ तैयार कर दिए, जो कहानी के तिलिस्म की ओर गाढ़ा बना चुके थे। और यह एक तरह से देखा जाए तो कहानी सी बन चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत भी थी। उनमें खूबसूरती थी, नज़ाकत था, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी जो माँ थी वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी नज़ाकत वाली थी और दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह ईमानदार थी, निष्पक्ष थी। जो बात कहती वह बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहती। वो मानो ऐसे फूल थे परिजात की तरह, जो जादुई था, जिसको जो देखे वही उनसे प्रभावित हो जाता था। उनसे ठोस काम कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था और उनसे ज़्यादा काम कराने की किसी की हिम्मत नहीं था, न कोई सोच सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, पर हर ठोस काम के लिए और हर काम की जानकारी के लिए जवाब उनसे ज़रूर मांगी जाती थी और वह पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। यानी माँ की कहानी, माँ की बातों को लोग पत्थर की लकीर मानते थे और उस पर अमल भी करते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं, हम पे बैल है। मतलब नानी हमेशा कहती थी हमारे पास काम करना, दादी कहती थी हमेशा काम करने के लिए हमारे पर आदमी है। माँ से काम कराना वो उचित नहीं समझती थी। बचपन में ही मुझे इस जुल्मे का भावार्थ समझ में आ भी गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात और पिताजी भी। यानी हम लोगों की परवरिश में ज़्यादातर घर के सभी लोग रहते थे, यहाँ तक कि पिता रहते थे और भी लोग रहते थे और जिठानियाँ थीं, दादी थीं, पर माँ से यह कोई उम्मीद नहीं करता था। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, उनके तरीके से वे भरपूर निभाती भी रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। और माँ जो है अपनी आज़ादी को भी महसूस करती थी और उनके आज़ादी में कोई जो है उनमें दिक्कत भी नहीं आती थी, न वह किसी से पूछती थी, खुद अपने तरीके से वह जीती थी। आज के लिए बस इतना।